सो हम जो डिस्कस कर रहे थे ये सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल, और हमने जो है इसकी डेरिवेशन की थी डेट रेशियो ऑफ सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डेट इज के डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटम नंबर डेट इज एन। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो है सारे ऑर्बिट्स आउट ऑफ ऑल पॉसिबल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करेगा जब जो रेशियो ऑफ सेमी मेजर टू सेमी माइनर एक्सिस जो है वो k अपॉन n, डेट इज रेशियो ऑफ माइनर टू मेजर एक्सिस, डेट इज व्हेन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड टोटल क्वांटम नंबर। अब मैंने ये तो ऑर्बिट्स बता दिए भी कौन से ऑर्बिट्स जो है अलाउड है। अब मुझे एनर्जी भी निकालनी है, तो एनर्जी निकालता हूँ अलाउड ऑर्बिट्स में कितनी होगी। एनर्जी हमेशा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/12 mv² होता है। तो v की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² डिवाइडेड बाय r। ठीक है। अब आपके पास अगर आप पिछले लेक्चर में चेक करोगे, आपके पास pr की वैल्यू थी, एक pr की वैल्यू थी m इंटू आर डॉट, और p थीटा की वैल्यू थी वो थी m इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, m इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे यूज़ करके निकालूंगा 1/2m इंटू पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² डिवाइडेड बाय आर। इसके अलावा आपके पास एक और इक्वेशन थी जो मैंने पिछली क्लास में डिराइव कराई थी, वो थी पी आर और पी थीटा के बीच में रिलेशन, डेट इज़ पी आर इज इक्वल टू पी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय डी थीटा, डी आर डिवाइडेड बाय डी थीटा। ये वैल्यू भी यानी यूज़ करके यहाँ पे पी आर की वैल्यू डालनी है, और ये आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क है जो कि आपने गूगल ड्राइव पे सॉल्व करना है। आपने इस इक्वेशन से जो मैं ये इक्वेशन लिखा हूँ वो डिराइव करके सॉल्व करके दिखानी है एक पेज पे। पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आर स्क्वायर 1/r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² डिवाइडेड बाई r। ठीक है। ये आपने सॉल्व करके गूगल ड्राइव के लिंक पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ से मैं 1/r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और वो क्या आएगी 2m, इसे इस साइड ले जाऊँगा 2m e इंटू आर स्क्वायर, पी थीटा से नीचे आ जाएगा, पी थीटा का स्क्वायर नीचे आ गया, -1 हो गया, प्लस m इंटू जेड इंटू ई² इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी थीटा का स्क्वायर। ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, 2mr स्क्वायर अपॉन पी थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को, और फिर 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा आपको एक एलिप्स की इक्वेशन पता है जो कि मैंने पिछली क्लास में भी यूज़ की थी। वो इक्वेशन है 1/r इज इक्वल टू 1/a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये वैल्यू को अगर आप यूज़ करोगे, अब आप मान के चलिए कि ये आपके जो एनर्जी की डेरिवेशन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बोहर सोमरफेल्ड इलेक्ट्रॉन, वो आपके सिलेबस में या आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, आपके सिलेबस से बाहर है। तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -mz² e⁴ -mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू 1 डिवाइडेड बाय n²। ये आपकी एनर्जी आएगी इन बोहर सोमरफेल्ड ऑर्बिट। आपने एनर्जी की डेरिवेशन नहीं करनी, मैंने जस्ट स्टार्ट इसलिए कराई थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके ये निकलेगी कैसे। ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है। लेकिन आप नोटिस करो कि ये जो एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये सोमरफेल्ड ऑर्बिट, वो सेम आई है जो कि बोहर के केस में आई थी। लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे जो वैल्यू थी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड कर रही थी, डेट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल डिपेंड्स अपॉन दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और k के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर k। तो आपकी जो
एनर्जी है वो सेम आई है जो कि बोहर के केस में आई थी। सोमरफेल्ड के केस में भी जो एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की वो सेम आई है जो कि बोहर के केस में आई थी। अब आपने निकालनी है साइज और शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी इजी पोर्शन है, वो हम निकाल लेंगे। ये भी आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू ये होती है mz² इंटू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू पी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास पी थीटा की वैल्यू है दैट इज kh डिवाइडेड बाई 2π, b अपॉन a जो है वो होता है k डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ से b कितना हो गया ka डिवाइडेड बाई n, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी n² h² डिवाइडेड बाई πmze²। लेट्स से दिस h² ε0 डिवाइडेड बाय πme², h² ε0 डिवाइडेड बाय πme² दैट इज इक्वल टू a0। a0 ये क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट बोहर ऑर्बिट। आप बोहर के जो बोहर थ्योरी थी उसमें जो रेडियस निकाल के देखो वही आता है ना h² ε0 डिवाइडेड बाय πme²। तो यहाँ से जो a की वैल्यू क्या आई n² इंटू z इंटू a0, n² डिवाइडेड बाई z इंटू a0। सिमिलरली b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू क्या है ak डिवाइडेड बाई n, तो b की वैल्यू आती है nk डिवाइडेड बाई z इंटू a0। तो यहाँ से आपने a और b की वैल्यू भी निकाल ली। a की वैल्यू होती है n² डिवाइडेड बाई z इंटू a0, ये भी आपने बोहर ऑर्बिट के रेडियस की टर्म्स में निकाल ली, और b की वैल्यू भी बोहर ऑर्बिट के रेडियस की टर्म में निकाल ली। डेरिवेशन में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये फाइनल रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है जो कि मैं अभी आपको एक कराने लगा हूँ। अब आपके पास एक था रेडियल क्वांटम नंबर nr, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर k और एक टोटल क्वांटम नंबर दैट इज nr प्लस k। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो k की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती पॉसिबल, k की वैल्यू होती है 1 2 3 4, nr की वैल्यू ज़ीरो भी पॉसिबल है और n की वैल्यू भी ज़ीरो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक कंडीशन है b अपॉन a इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अब हम जो है बोहर ऑर्बिट, ये सोमरफेल्ड के ऑर्बिट जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहला केस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला केस व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 है भाई, n जो है वो 1 है, जो n है वो किसके इक्वल है nr प्लस k के इक्वल है। ठीक है, जो k है वो तो जीरो हो नहीं सकता, k तो 1 ही होगा। अगर k 1 है और टोटल n भी 1 है तो मतलब nr को जीरो होना पड़ेगा, nr जीरो हो जाएगा और k जो है वो 1 होगा। nr को जीरो होना पड़ेगा और k को 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ से nr और k की वैल्यू हमें पता लगी, वो ये आई। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है n² a0 डिवाइडेड बाय z। तो सॉरी हाँ, n² a0 डिवाइडेड बाय z, n इज़ 1, z इज लेट से हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहा, तो हाइड्रोजन एटम है तो फिर मैं z जो है वो तो हमेशा 1 ही लूँगा। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया a0 के। इस तरह b की वैल्यू निकाल लिए, n k a0 डिवाइडेड बाई z तो 1 ही है, n कितना है 1, k कितना है 1, तो b भी कितना हो गया, b भी हो गया a0। तो देखिए सेमी माइनर एक्सिस भी a0 है और सेमी मेजर एक्सिस भी a0 है, मतलब आपके पास जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ना बन के सर्कुलर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस भी a0 है और सेमी माइनर एक्सिस भी a0 है। तो पहला ऑर्बिट चाहे सोमरफेल्ड लूँ चाहे बोहर लूँ, पहला ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ही आएगा। मैं एक और एग्जांपल सेकंड n इज इक्वल टू 2 की करा रहा हूँ, n इज इक्वल टू 3 की आपने सबमिट करनी है खुद करके, जब n इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए n 2 है, n इज इक्वल टू 2 और n जो है वो होता है nr प्लस k। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, अब इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ ताकि आप समझ पाओ, दोबारा मुझे कराने की जरूरत ना पड़े। n जो है वो 2 है, n जो है वो nr प्लस k होता है। ठीक है, n जो है वो nr प्लस k होता है। तो जब n इज इक्वल टू 2 है,
k जो है जब 1 होगा, जब k 1 होगा तो nr क्या होगा 1 होगा, क्योंकि k 0 नहीं हो सकता, k मिनिमम क्या है 1 पॉसिबल है। और जब k 2 होगा तब nr कितना होगा 0 होगा। तो आपके पास ये दो केस बने, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। एक व्हेन k इज इक्वल टू 1 nr इज इक्वल टू 1, और ऑब्वियसली n जो है वो तो दोनों केसेस में 2 ही है, n जो है वो तो दोनों केसेस में 2 ही है। तो अब आपके पास रिलेशन है, पहले केस के लिए a की वैल्यू क्या होती है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इंटू a नोट, n कितना है 2 टू जा 4 a नोट, ठीक है। तो a कितना आया पहले केस में, a आया 4 a नोट, और b कितना आया, b की वैल्यू क्या होती है n k a नोट डिवाइडेड बाय z। पहले केस में n क्या है 2, k क्या है 1, 2 इंटू 1 2, तो b और z तो कोई है, तो ये आया 2 a नोट। तो पहले केस में तो 4 a नोट और 2 a नोट आया। सेकंड केस a तो देखो कैपिटल n पे, टोटल n पे डिपेंड कर रहा है, तो a जो है अभी भी 4 a नोट ही आएगा। और b क्या आएगा, अब n जो है 2 है, k क्या है k भी 2 है, 2 2 जा 4, तो b क्या आया 4 a नोट। तो आपके पास दो तरह के ऑर्बिट्स बने फॉर n इज इक्वल टू 2, एक ऑर्बिट बना सर्कुलर, एक ऑर्बिट बना सर्कुलर और एक बना इलिप्टिकल। तो जो अगर आपने ड्रॉ करना है, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका ये जो है 4a नोट है, और दूसरा जो है इलिप्टिकल है जिसका सेमी मेजर एक्सिस कितना है 4a नोट, 4a नोट। सेमी मेजर एक्सिस 4a नोट है, और सेमी माइनर एक्सिस ये वाला वो है 2a नोट। तो इस तरह से आप n इज इक्वल टू 3 के लिए आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करा रहा, और आपने ये सबमिट करना है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अब सोमरफेल्ड में भी। देखो सोमरफेल्ड में भी प्रॉब्लम क्या थी, उसने एनर्जी लेवल तो फिर भी वही दिखाए जो कि बोहर ने बताए थे। तो जो फाइन स्ट्रक्चर था, फाइन स्ट्रक्चर क्या था कि जो n है वो स्प्लिट होने चाहिए। बेसिकली एनर्जी लेवल्स जो है उसमें फर्दर स्प्लिटिंग थी, ये था ना फाइन स्ट्रक्चर। तो जो सोमरफेल्ड मॉडल था वो भी इस फाइन स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन कर नहीं पाया, इसलिए सोमरफेल्ड ने अपनी ही थ्योरी में कुछ और करेक्शंस की, जिसको नाम दिया गया सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्यों है, देखिए n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 लेवल है, n इज इक्वल टू 3 लेवल है। अब जब जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए तो अब हमने देख लिया, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास एक ही लेवल आया था। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो कौन से दो आए, दो ऑर्बिट्स आए, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास दो आए, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ nr और k की वैल्यू क्या है, मेरे पास दो आएंगे। जब n इज इक्वल टू 3 करोगे ना, n इज इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास 3 आएंगे, इसमें भी एक सर्कुलर आएगा और दो इलिप्टिकल आएंगे। ठीक है, एक सर्कुलर आएगा और एक इलिप्टिकल आएगा। इसका मतलब ये तो आ गए, लेकिन डिस्पाइट द वेरी डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग इन डिफरेंट पॉसिबल ऑर्बिट, जो एनर्जी डिराइव की थी सोमरफेल्ड ने वो तो सेम आई थी। वो क्या थी, -mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू 1/n²। उसने तो यही वाली एनर्जीज निकाल ली, ये वाली, इन लेवल्स की सेपरेटली तो निकाल नहीं पाया वो, इसलिए वो जो है फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये जो डिफरेंट लेवल्स हैविंग सेम एनर्जी, देखिए चाहे ये लेवल लूँ, चाहे ये लेवल लूँ, चाहे ये लेवल लूँ, इनकी सेम एनर्जी क्या है, वो ये है। चाहे ये लेवल लूँ, चाहे ये लेवल लूँ, इनकी एनर्जी जो है फॉर्मूला क्या एक ही प्रिडिक्ट करेगा, ये वाली n इज इक्वल टू 2 के लिए।
डिफरेंट लेवल्स हैविंग सेम एनर्जी, उसको हम बोलते हैं डीजनरेट लेवल्स, डीजनरेट लेवल। बट एक्चुअल में डीजनरेट होने नहीं चाहिए ना, इन तीनों लेवल्स की एनर्जी तो अलग अलग है, इन दोनों लेवल की एनर्जी तो अलग अलग है, तो मेरे पास डीजनरेसी को मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे किया सोमरफेल्ड ने इस डीजनरेसी को? उसने क्या अज्यूम किया, दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग इन डिफरेंट के ऑर्बिट्स, इन दोनों लेवल्स में क्या फ़र्क है? के की वैल्यू में ही तो फ़र्क है, एक की वैल्यू सपोज कर लो 1 है और एक की वैल्यू 2 है। तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है इन डिफरेंट के ऑर्बिट्स गिवन बाय सिंगल वैल्यू ऑफ एन, एक एन की वैल्यू के लिए डिफरेंट के ऑर्बिट्स जो आए, उसने रिलेटिव वेरिएशन ली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो वेरी करता है, जैसे k इज इक्वल टू 1 के लिए अलग तरह से वेरी करेगा और k इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में वो अलग तरह से वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के, उस केस में जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो है अराउंड 10⁻⁻² टाइम्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या भी उससे भी कम। तो ऑल्दो दिस वुड गिव अ रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द टोटल एनर्जी ओनली, तो एनर्जी में जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डेट इज अराउंड 10⁻⁻⁴। बट इट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब उसने ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन अप्लाई की, रिलेटिविस्टिक करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो एनर्जी कैलकुलेट की, इसकी भी डेरिवेशन आपने नहीं करनी है, इसकी भी डेरिवेशन आप नहीं करोगे, बट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये रिलेटिविस्ट बेसिकली सबसे पहली बात, किसी भी अगर मैं एलिप्टिकल ऑर्बिट लूँ, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है मेरे पास दो एलिप्स में जो है ना मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो है पेरिहीलियन और एक है विहीलियन। तो जो वेलोसिटी है वो लार्जेस्ट होती है एट पेरिहीलियन, ठीक है, और जो एक्चुअल साइज है रिलेटिविस्टिक करेक्शन का वो डिपेंड करेगा एवरेज वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब एलिप्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, और एलिप्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है वो वेरी करेगी विद वैल्यू ऑफ के एट गिवन एन, और डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरी एनर्जी आएगी आफ्टर रिलेटिविस्टिक करेक्शन वो आती है m0 z²e⁴ डिवाइडेड बाय 8ε0² n² h² इंटू 1 + z² α² डिवाइडेड बाय n इंटू 1/k - 3 डिवाइडेड बाय 4n। डेरिवेशन करो ना करो, बट ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें जो ये क्वांटिटी अल्फा है, अल्फा जो है डेट इज इक्वल टू e² डिवाइडेड बाय 2ε0 hc होता है, इसे हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। देखो ये फाइन स्ट्रक्चर आ गया ना, तो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो अराउंड होती है 1/137 होती है, ठीक है। अगर मैंने इसी एक्सप्रेशन को r इन्फिनिटी की टर्म्स में लिखना तो ये बनती है -r∞ z² hc डिवाइडेड बाय n² इंटू 1 + z² α² डिवाइडेड बाय n इंटू 1/k - 3 डिवाइडेड बाय 4n, ठीक है। अब अगर मुझे इसे एनर्जी है टर्म वैल्यू में लिखना है, टर्म वैल्यू क्या होती है e डिवाइडेड बाय hc, तो ये बना -e डिवाइडेड बाय hc, सॉरी r∞ z² डिवाइडेड बाय n² इंटू 1 + z² α² डिवाइडेड बाय n इंटू 1/k - 3 डिवाइडेड बाय 4n, 3 डिवाइडेड बाय 4n। इसको मैं थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ, तो टर्म वैल्यू क्या आ गई, r∞ z² डिवाइडेड बाय n² प्लस r∞ z पावर कितना हो गया, अब यहाँ पे 4 हो गया, α² हो गया डिवाइडेड बाय n कितना हो गया, क्यूब हो गया, इंटू 1/k - 3 डिवाइडेड बाय 4n। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात ये है कि जो पहली टर्म आई, पहली टर्म तो सेम है जो कि बोहर ने डिराइव की थी, ये तो बोहर वाली आ गई। जो सेकंड टर्म है ये बेसिकली जो करेक्शन आई है डिफरेंट के वैल्यूज़ के लिए, वो करेक्शन आई है, जो हर के वैल्यू के लिए अलग अलग ऑर्बिट्स आ रहे हैं ना, वो करेक्शन जो है इस सेकंड टर्म से निकलती है मेरी, और इसको जो है मैं रिलेटिविटी करेक्शन बोलता हूँ, और इसे यूजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा टी से।
इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा टी से। इसकी अगर मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो जो डेल्टा टी है वो आ जाएगा अराउंड 5.84 z पावर 4 डिवाइडेड बाय n क्यूब इंटू 1/k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4n। टर्म वैल्यू की जो यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरी इतनी रिलेटिविस्टिक करेक्शन आ गई। दिस इज़ आवर रिलेटिविस्टिक करेक्शन। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है अभी कितनी ज़्यादा रिलेटिविस्टिक करेक्शन आई है, कितना ज़्यादा शिफ्ट आया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इसी फॉर्मूला के साथ।